जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज का जो टॉपिक है चैप्टर 3 का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा और बड़ा इजी भी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे पहले कि मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में कुछ बात करूं, इसके स्टेटमेंट भी मैं आपको एंड पे लिखवाऊंगा और फॉर्मूला भी एंड पे लिखवाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। आइसोलेटेड जो वर्ड है, इससे आप ये तो समझ सकते हैं अलग थलग, ऐसा सिस्टम जिसका एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमने कंटेनर के अंदर बंद किया हुआ है। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ तो कोलाइड कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कोई बाहर से इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। इसलिए मैं इस गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से जो सिस्टम बन रहा है, जो सिलेंडर के अंदर पूरा सिस्टम है, यानी इन मॉलिक्यूल्स का जो ग्रुप है, इसे मैं आइसोलेटेड सिस्टम कह सकता हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन कोई एक्सटर्नल एजेंसी इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा रही। एक थोड़ी सी फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसको यहाँ पर हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसका इफेक्ट बड़ा नेग्लिजिबल है। सो आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल क्या हो सकती है? एक गैस जिसको हमने सिलेंडर के अंदर फिल किया हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इनके ऊपर एक्ट नहीं करेगी और इनकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये तो है आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं द सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। अब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करूंगा पहले और बाद में जो फॉर्मूला आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे और उसी के मुताबिक हम स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले इमेजिन करें हमारे पास दो मैसेज हैं, एक M1 और दूसरा M2, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं। और इनमें से M1 की इनिशियल वेलोसिटी V1 है और M2 की इनिशियल वेलोसिटी V2 है, और ये दोनों वन डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, यानी एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन भी सेम है। फर्ज करें M1 थोड़ा सा तेज था, उसने M2 को आकर हिट किया, जिसके बाद हुआ क्या? मेरी बात गौर से देखिएगा। जब M1 M2 को हिट करेगा तो एक्चुअली क्या हो रहा है? M1 M2 पर एक्शन की फोर्स लगा रहा है, और अगर इस एक्शन की फोर्स को मैं F का नाम दे दूं जो इस तरफ होगी M2 वाली साइड पे, तो फिर M2 क्या करेगा? रिएक्शन की फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। किस पर? M1 पर। और ये जो रिएक्शन की फोर्स है जो उस तरफ लग रही है, M1 की तरफ लग रही है, उसे मैं F प्राइम का नाम दे देता हूं। ये मैंने किस लॉ के मुताबिक बात की है? न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक। तो M1 ने M2 पे एक्शन की फोर्स लगाई, M2 ने M1 पर रिएक्शन की उतनी ही फोर्स लगा दी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से M1 की भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और M2 की भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर M1 की इनिशियल वेलोसिटी V1 थी, तो अब M1 की फाइनल वेलोसिटी कोलाइड करने के बाद फर्ज करने हो गई V1 प्राइम, और M2 की फाइनल वेलोसिटी कोलाइड करने के बाद फर्ज करने हो गई V2 प्राइम। तो ये सारा कुछ एनिमेशन में मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन एक स्टिल फिगर भी मैं साथ आपको दिखा देता हूं, जिसमें आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। जिसमें इनिशियल वेलोसिटी नज़र आ रही है दोनों बॉडीज़ की, M1 की V1 है और M2 की V2 है। फिर जिस वक्त वो कोलाइड कर रहे थे वो आपको नज़र आ रहा है, उसका एक इमेज नज़र आ रहा है, जिसमें M1 M2 पे फोर्स लगा रहा था एक्शन की, और M2 M1 पे रिएक्शन की फोर्स लगा रहा था। और तीसरे नंबर पे इनकी फाइनल वेलोसिटीज आपको नज़र आ रही हैं, V1 प्राइम और V2 प्राइम। M1 की फाइनल वेलोसिटी V1 प्राइम और M2 की फाइनल वेलोसिटी V2 प्राइम। और ये जो कुछ भी हुआ है ये मैं एनिमेशन में भी आपको दिखा रहा हूँ, जो मुसलसल मैं एनिमेशन बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ठीक से अंडरस्टैंड कर सके कि किसने किसको टक्कर मारी, किसने एक्शन की फोर्स लगाई और किसने रिएक्शन की फोर्स लगाई। तो अब हम थोड़ा मैथमेटिकल भी सोचते हैं।
सबसे पहले तो सामने मैं बॉक्स में आपके लिख देता हूं कि यहाँ पर हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वाला, जो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बनाया था। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसमें एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, इसमें F कौन सी फोर्स है जो बॉडी पर लगी, और राइट हैंड साइड पे जो डेल्टा P आप देख रहे हैं ये क्या है, ये उस बॉडी का जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो है। ठीक है, तो गौर से ये बात सोचनी है, जब जब जैसे जैसे मैं डेरिवेशन कर रहा हूँगा आपको ये बड़ा इजी लगेगा अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं फोर्स ऑन M2। एक्शन की फोर्स किसने लगाई थी, M1 ने लगाई थी। किस पे लगाई थी, M2 पे लगाई थी। तो मैं सबसे पहले फोर्स ऑन M2 की हेडिंग लिख लेता हूं, और ब्रैकेट में जरा गौर करें, इस फोर्स को सिंबॉलिकली डायग्राम में हमने किस सिंबल से जाहिर किया हुआ है, कैपिटल F से जाहिर किया हुआ है। ठीक है, तो ब्रैकेट में यहां पर मैं F लिख देता हूं। दिस इज एक्चुअली फोर्स ऑन M2। बताइए अब ये जो F फोर्स है ये किस पे लग रही है, M2 पर लग रही है। तो अगर ये M2 पर लग रही है तो ये मोमेंटम भी किसका चेंज करेगी, M2 का ही करेगी। तो जरा गौर से देखिएगा, मैं न्यूटन का ये वाला लॉ यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैंने फोर्स F लिख दिया इज इक्वल टू, बटा लगा लेते हैं पहले, ये जो डिवीजन का साइन है, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ M2, ये मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं पहले, और नीचे टाइम आएगा जितने टाइम के लिए टक्कर हुई थी, जितने टाइम के लिए कोलिजन हुई थी, और फर्ज कर लें उस टाइम को हम डेल्टा T का नाम दे देते हैं। वो 2 सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड का कुछ हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स ऑन M2 आपके पास आ गया, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ M2 डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम को मैंने डेल्टा T का नाम दे दिया। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ M2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, फाइनल मोमेंटम ऑफ M2 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ M2। है M2 का ही, लेकिन पहले फाइनल आएगा और बाद में इनिशियल आएगा। अब फाइनल कैसे फाइंड करेंगे, जरा गौर करें, M2 की फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, V2 प्राइम। तो फिर M2 का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, M2 V2 प्राइम माइनस उसके बाद M2 का कौन सा मोमेंटम आएगा, इनिशियल मोमेंटम। और M2 की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जरा गौर करें ऊपर वाली डायग्राम में, V2। तो यहां पर आ जाएगा M2 V2 प्राइम के बगैर। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे F है, राइट हैंड साइड पे M2 V2 प्राइम पहले माइनस और फिर M2 V2 बाद में, और नीचे डेल्टा T। एक और काम करते हैं, इस डेल्टा T को दूसरी तरफ ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और इसे फोर्स F के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह राइट हैंड साइड पे आपको चेंज इन मोमेंटम वाली टर्म्स नजर आ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको इंपल्स नजर आ रही है, यानी F इंटू डेल्टा T। इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैं हेडिंग लिखूंगा कौन सी फोर्स जो किस पे लग रही। देखिए ये एक्शन की फोर्स थी ना, तो जारी बात है रिएक्शन की फोर्स भी तो लगी है, और वो किसने लगाई है, वो M2 ने जवाबन लगाई है किस पर, M1 पर। अब मैं हेडिंग लिखूंगा फोर्स ऑन M1, फोर्स ऑन M1। M1 पे कौन सी फोर्स लगी थी, देखिए डायग्राम में मैंने इसको F प्राइम का नाम दिया हुआ है, और अगर कॉन्सेप्चुअली सोचा जाए तो ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज एक्चुअली रिएक्शन फोर्स। ठीक है, M1 ने M2 पे एक्शन की फोर्स लगाई थी, और M2 ने M1 पर रिएक्शन की फोर्स लगा दी, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, F प्राइम का, जो यहां हेडिंग में ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं F प्राइम। यहां भी मैं वही वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूं जो न्यूटन की सेकंड लॉ वाली है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, जो इस वक्त आपको F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T हाईलाइटेड मैं दिखा रहा हूं, जो सामने बॉक्स में हमने लिखी थी शुरू में। यहां पर अप्लाइड फोर्स कौन सी है, F प्राइम, जो एक्चुअली रिएक्शन की फोर्स है, और राइट हैंड साइड पे मोमेंटम में तब्दीली किसकी आएगी। देखिए ये फोर्स किस पे लगी है, M1 पे लगी है ना, तो फिर मोमेंटम में चेंज भी किसका आएगा, M1 का आएगा। जिस पर फोर्स लगती है उसका मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ M1, पहले मैंने वर्ड में लिख दिया, नीचे बटे का साइन आ गया डिवीजन का, और नीचे टाइम आ गया डेल्टा T।
अब हम इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1। जरा गौर करें, m1 की डायग्राम में फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1 प्राइम, और m1 की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v1। तो फिर फाइनल मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा, m1 v1 प्राइम, और इनिशियल मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा, m1 v1। तो यहां भी चेंज इन मोमेंटम मैंने लिख दिया, m1 v1 प्राइम फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 माइनस m1 v1 यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले हमने लिखा था। अब ये जो डेल्टा t है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये f प्राइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आएगा f प्राइम इंटू डेल्टा t। एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो इक्वेशन 1 जो है ये भी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन है, जो राइट हैंड साइड पे चेंज इन मोमेंटम है ये m2 का है, और इक्वेशन 2 भी हमें चेंज इन मोमेंटम दे रही है राइट हैंड साइड पे। यहाँ चेंज इन मोमेंटम किसका है, m1 का। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। जरा गौर कीजिएगा, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए हुआ क्या, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दें और दोनों की राइट हैंड साइड को ऐड कर दें। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे f इंटू डेल्टा टी प्लस f प्राइम इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, f प्लस f प्राइम, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे जरा गौर करें क्या कुछ है। सबसे पहले तो इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड लिख दें एज इट इज, m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। फिर इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड लिखते हैं m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। इनको हमने ऐड कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जरा गौर कीजिएगा, f था एक्शन और f प्राइम क्या है, रिएक्शन। ये तो हम जानते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक, जो सामने मैं आपको बॉक्स में दिखा रहा हूं, एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन। यहां इस टॉपिक में मैंने एक्शन किसका नाम रखा था, f का, और रिएक्शन किसका नाम रखा था, f प्राइम का। तो इसका मतलब है f इज इक्वल टू माइनस f प्राइम। और अगर f प्राइम को दूसरी तरफ ले जाऊं इस बॉक्स में, तो मेरे पास f प्लस f प्राइम किसके इक्वल आ गया, 0 के। हम कह सकते हैं एक्शन और रिएक्शन का जो सम है वो 0 के इक्वल है। तो उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट के अंदर f प्लस f प्राइम की जगह मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर सारा कुछ 0 हो गया, क्योंकि 0 को डेल्टा t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब राइट हैंड साइड पर जरा गौर कीजिएगा, जो जो कुछ माइनस में है इसे लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। मैं ये लेफ्ट साइड पे बाकायदा मूव करवा के आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए कि किस किस को किस तरफ लेके जा रहा हूँ। देखिए एक तो हम इस तरफ माइनस m1 v1 था, इसको उठा के उस तरफ ले गए तो m1 v1 उस तरफ जाकर पॉजिटिव हो गया। इसी तरह एक यहाँ m2 v2 माइनस में था, इसे भी उस तरफ ले गए तो उधर जाके m2 v2 पॉजिटिव हो गया। और राइट हैंड साइड पे भी 1 वालों को मैंने पहले लिख दिया, 2 वालों को बाद में लिख दिया ताकि तरतीब थोड़ी सी बेहतर रहे। अब देखिए फाइनल जो इक्वेशन इस वक्त आपको लिखी नजर आ रही है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर फर्स्ट टर्म है m1 v1 प्लस दूसरी टर्म है m2 v2। फिर राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म है m1 v1 प्राइम और सेकंड टर्म है प्लस m2 v2 प्राइम। जो लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म है, आप गौर करें, दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1, और लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड टर्म क्या है, ये भी इनिशियल मोमेंटम है। देखिए प्राइम के बगैर वाला है ना, लेकिन ये किसका है, m2 का। तो मैं कह सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है, और इस सिस्टम में हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे, 2 ऑब्जेक्ट्स थे, एक m1 और एक m2। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी इस पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है, यानी कोलाइड करने के बाद देखिए m1 v1 प्राइम किसका है, m1 का फाइनल मोमेंटम, और m2 v2 प्राइम किसका है, m2 का फाइनल मोमेंटम। लेकिन ये कोलाइड करने के बाद की बात हो रही है, तो मैं इसे भी कह सकता हूं दिस इज टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट्स थे, 2 ऑब्जेक्ट्स थे। सो हम कह सकते हैं कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम।
लेकिन ये याद रखें कि ये कौन सा सिस्टम था, आइसोलेटेड सिस्टम था, जिस पे हम कोई बैरूनी फोर्स नहीं लगा रहे थे, सिर्फ ये दोनों ऑब्जेक्ट्स थे जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे। अगर इस सिस्टम में कोई और भी ऑब्जेक्ट्स होते और कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर एक्शन की फोर्स लगाता, तो उसकी फोर्स को कैंसिल करने के लिए एक ऑपोजिट रिएक्शन की फोर्स जरूर एग्जिस्ट करती। अब चाहे ये 2 ऑब्जेक्ट्स का सिस्टम है, चाहे 3 ऑब्जेक्ट्स का सिस्टम है, चाहे 4 ऑब्जेक्ट्स का सिस्टम है, चाहे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का सिस्टम है, या n नंबर ऑफ बॉडीज का सिस्टम है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिस्टम है, जब तक ये आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी इस पूरे ग्रुप में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी बॉडीज हैं, ये एक दूसरे पे तो फोर्स लगाएं लेकिन कोई बैरूनी फोर्स इन पर ना लगे, तब तक इस पूरे ग्रुप या इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। यानी टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था, कोलाइड करने के बाद भी टोटल मोमेंटम वही रहा। इसके लिए हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है जिसमें तब्दीली ना आए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हमने ली कोलिजन की, कोलिजन से पहले भी टोटल वही था और कोलिजन के बाद भी दोनों का सम किया तो आंसर वही आया। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये जो मैंने एंड पे स्टेटमेंट एक बोली है, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन लॉ। इसको मैं अब इस टॉपिक में सबसे पहले नंबर पे लिख देता हूँ। दूसरे नंबर पे ये जो फाइनल फॉर्मूला हमने बनाया है ये लिख देते हैं, और फिर सारी डेरिवेशन मैंने आपको करवाई। सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम को आपने डिफाइन करना है, फिर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट लिखनी है जो हमने एंड पे प्रूव की, और फिर मैंने स्टेटमेंट आपको समझाई, और फिर इसकी डेरिवेशन करनी है इस डायग्राम के मुताबिक। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।